हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुकस्टार चैनल पर। प्रारंभ करते हैं संसद और संसद से जुड़े विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न और बातें। ठीक है, संविधान के भाग 5 क और अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों और अधिकार, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, शक्तियों का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। और भाग कौन सा है? भाग है 5। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस, जापान की संसद को डाइट, रूस की संसद को ड्यूमा और जर्मनी की संसद को बंडेस्टेड कहा जाता है। तो अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। और जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है और जर्मनी की संसद को बंडेस्टेड कहा जाता है। जर्मनी की संसद को बंडेस्टेड कहा जाता है। 79 अनुच्छेद के अंदर क्या लिखा है? भाग 5 के अंदर यह लिखा है कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसमें संसद की संरचना का उल्लेख है। ठीक है क्या? 79 में संसद की संरचना का उल्लेख है। देश केंद्र में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, ये लिखा गया है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्रथम सदन निम्न सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठों का सदन के नाम से जाना जाता है। तो ये निम्न सदन कहलाता है, प्रथम सदन कहलाता है, लेकिन लोकप्रिय सदन कहलाता है। द्वितीय सदन ये कहलाता है राज्यसभा, उच्च सदन कहलाता है, वरिष्ठों का सदन कहलाता है। ठीक है, संसद के 3 अंग या घटक होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन पूछे तो 2 होते हैं। संसद के अंग या फिर घटक पूछे तो 3 होते हैं। ठीक है, फिर देखें आप कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन अभिन्न अंग या फिर घटक होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक, कानून या फिर अधिनियम संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अभी तक अपन ने आर्टिकल 79 में यह पढ़ा कि भारत के अंदर एक संसद है और वह जो विधान बनाती है, कानून बनाती है, सर्वोच्च संस्था यही है। ठीक है, इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अभिन्न अंग है या फिर घटक है राष्ट्रपति। ठीक है, फिर अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना है कि राज्यसभा की क्या संरचना होगी, तो यह अनुच्छेद 80 में है। पहले में 79 में तो संसद की संरचना आ गई, 80 में आ गई राज्यसभा की संरचना। ठीक है, इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। ठीक है, 1919 के बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था ना जो 1919 का, उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। राज्यसभा उच्च सदन व केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। अभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा, लेकिन उस टाइम केंद्रीय विधानसभा थी। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे कौन थी? उच्च सदन, राज्यसभा और केंद्रीय विधानसभा। 1954 में राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। कब किया गया? 1954 में किया गया। देख लो, 1947 में देश आज़ाद होता है, लेकिन उससे 7 साल बाद 1954 में जो राज्य परिषद थी या फिर जो उच्च सदन था, ठीक है, उच्च सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। आपको पता है स्वतंत्रता के बाद जून जुलाई से पहले मतलब हो गए थे चुनाव, और उसके बाद जो बोल रहे हैं अपन कि अप्रैल के अंदर ही अप्रैल 1952 के अंदर हुआ था गठन। ठीक है, और पहली बैठक अगर पूछ ले सदस्यों की तो कब हुई थी? 13 मई 1952 को ही हो गई थी। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य 245 है। अगर वर्तमान पूछ ले तो 245 सदस्य हैं। ठीक है क्या? फिर देखें कि 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो एक साथ लोकसभा सीट रखते हैं।
जो एक एक लोकसभा सीट रखते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी। ठीक है, तो ये एक एक सीट ही रखते हैं, लोकसभा सीट एक एक ही रखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो। भारत के कुल 3 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा की एक एक सीट रखते हैं। भारत के कुल 3 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा की एक एक सीट रखते हैं। लोकसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। लोकसभा चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, जो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। गुप्त मतदान व फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अग्रता की विजेता प्रणाली द्वारा होते हैं। मतलब जिसके पास सर्वाधिक वोट आएंगे ने वह जीत जाएगा। लोकसभा में वयस्क मताधिकार हैं। ठीक है, फिर है सभी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य भाग लेते हैं। चुनाव व्यवस्था की तुलना तो देखें अब, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर क्या क्या डिफरेंस है? संपूर्ण देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। संपूर्ण देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। जैसे कि कैसे होते हैं? जैसे कि किसके चुनाव होते हैं? राज्यसभा के चुनाव, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। उपराष्ट्रपति का भी होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है खुद प्रत्यक्ष रूप से। मतदाता राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं। इसके अंदर राजनीतिक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका से प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में प्राप्त हो सकती हैं। हर राजनीतिक पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती है। विजयी प्रत्याशी को जरूरी नहीं कि वोटों का अनुपात 50+1 ही मिले। ठीक है, 50% + 1। ठीक है, इसमें है 50%, जितने वोट है उसमें 50% + 1 मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें क्या है? विजयी प्रत्याशी को वोटों का बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम और भारत के अंदर होते हैं और इजराइल और नीदरलैंड के अंदर होता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में प्रयुक्त किया जाता है। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, लोकसभा व विधानसभा में पोस्ट प्रणाली यूज होती है। अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है? लोकसभा में अनुसूचित जाति SC व ST के लिए सीटों का आरक्षण का उल्लेख 330 के अंदर है। SC ST किसके अंदर? लोकसभा के लिए। कुल लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कुल लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कुल 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। तो SC के लिए कितने हैं? 84 और 47 किसके लिए? ST के लिए हैं। किस में? लोकसभा में। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं 79। ठीक है, 79 पढ़ चुके हैं। 79 में क्या था? संसद की संरचना थी और 80 के अंदर क्या थी? राज्यसभा की संरचना थी। ठीक है, और अभिन्न अंग होते हैं राज्यसभा व लोकसभा, राष्ट्रपति अभिन्न अंग होते हैं संसद के। ठीक है, राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 4 SC के लिए तथा 3 अनुसूचित जाति के लिए है। मतलब टोटल 25 सीटें हैं। ठीक है, किसकी? लोकसभा की। राजस्थान से कितनी है? 25 सीटें हैं। इनमें से SC की कितनी है? SC की कितनी है? इसमें 4 है। और ST की कितनी है? 3 सीटें हैं ST की। ठीक है, जहाँ पर अपन ने लोकसभा के अंदर कितनी पढ़ी थी? 84, 47 पढ़ी थी। यहाँ पर वही अपने को 4-3 याद रखना है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति
वह अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा और सिक्किम, 4 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा और सिक्किम। ये चारों में SC/ST की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। 84वें संविधान शोधन 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना, ठीक है, अर्थात वर्ष 2031 जब 70वीं जनगणना होगी तक यथावत रहेगी। सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, तो 84वें संविधान शोधन 2001 की बात है। ठीक है, अब चल रहा है 2023, लेकिन बात है 2001 की। 84वें संविधान शोधन 2001 में क्या प्रावधान किया गया कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना, मान लो कि 2031 होगी, सीधी सी बात है, तक यह सीटों की संख्या यथावत रहेगी। ठीक है, ठीक है क्या? सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान में 1971 की जनगणना के अनुसार रखा गया है। जो भी सीटों का आवंटन है, जैसे 84 आरक्षित है, 47 आरक्षित है, ये जनसंख्या के अनुपात में है। लेकिन कब की जनसंख्या है? 1971 की जनसंख्या है। ठीक है, और ये प्रावधान कब किया गया? 84वें संविधान शोधन 2001 में किया गया और कहा गया कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना तक यही प्रावधान रहेगा। ठीक है, फिर राजस्थान से कुल 35 सांसद निर्वाचित होते हैं। इनमें लोकसभा के लिए 25 तथा राज्यसभा के लिए 10 सांसद निर्वाचित होते हैं। तो अपने को क्वेश्चन देके ऐसे मतलब फंसाया जा सकता है कि टोटल कितने सांसद राजस्थान से निर्वाचित होते हैं संसद के लिए? तो 35 सांसद निर्वाचित होते हैं। कैसे? 25 तो लोकसभा के लिए और 10 राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी 1962 में स्वतंत्र पार्टी से थी। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? गायत्री देवी थी, जो कि लोकसभा के अंदर गई थी। भारत की राजस्थान की पहली सांसद थी गायत्री देवी। राजस्थान में सर्वाधिक 5 बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला वसुंधरा राजे ही रही है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद सुशीला बंगारू थी। सुशीला बंगारू प्रथम थी सांसद, और गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम सांसद थी। 1962 के अंदर सर्वाधिक बार कौन रही है? महिला वसुंधरा राजे रही है। राजस्थान में ST की प्रथम महिला सांसद उषा देवी मीणा थी। राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद नाथूराम मिर्धा बने हैं। अगर व्यक्तियों में बात करें तो सर्वाधिक बार कौन बने हैं? नाथूराम मिर्धा बने हैं। ठीक है, NR मिर्धा या फिर नाथूराम मिर्धा बने हैं। प्रथम लोकसभा सांसद कौन थी? गायत्री देवी थी। गायत्री देवी थी प्रथम लोकसभा सांसद राजस्थान से। सर्वाधिक बार कौन गई है? वसुंधरा राजे गई है। वसुंधरा राजे गई है। और सर्वाधिक बार अगर व्यक्तियों में पूछे तो कौन है? नाथूराम मिर्धा। नाथूराम मिर्धा, नाथूराम मिर्धा सर्वाधिक लोकसभा सांसद रहे हैं बार। फिर पढ़ते हैं 81 के अंदर अपन ने लोकसभा की संरचना पढ़ ली। तो 79 में हमने संसद की संरचना पढ़ी थी। 80 के अंदर हमने कौन सी पढ़ी थी? राज्यसभा की। 81 में हमने लोकसभा की संरचना पढ़ी थी। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं, और टोटल वैसे कितनी हैं? 550 सीटें हैं। ठीक है, अधिकतम 550 सीटें हैं लोकसभा में। राज्यसभा में 250 अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में इनमें 245 और 545 सीटें इस प्रकार हैं। ठीक है क्या? 82 के अंदर क्या है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, मतलब जनगणना के पश्चात सीटों का क्या होगा? समायोजन होगा। इस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ऐसा किस में लिखा है? अनुच्छेद 82 में लिखा है। गठन: परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से होगा। अध्यक्ष भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। किसका? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा। लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करना, पुनः सीमांकन करना यहाँ पे। ठीक है, किसके बाद? प्रत्येक जनगणना के बाद। किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 82। कौन से भाग? भाग 5 में उल्लेख है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा सीमांकन किया जाएगा। अब तक 4 बार स्वतंत्रता के बाद या फिर बनने के बाद, संसद बनने के बाद 4 बार परिसीमन हुआ है। संसद कब बनी थी? मतलब राज्यसभा कब लगने लगा था? लोकसभा 1952 से। ठीक है,
और कब राज्यसभा नाम किया गया? 1954 को राज्यसभा नाम किया गया था। ठीक है, कब हुए हैं परिसीमन? 1952 में हुआ है, 1962 में कर दिया, फिर वापस 1972 में कर दिया और वापस 2002 में रिपोर्ट 2008 में। सबसे नवीनतम अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं। परिसीमन आयोग का 4 बार गठन हुआ है। आज़ादी के बाद लगातार 3 बार हुआ, 52, 62 और 72, और 2002 में हुआ फिर। ठीक है, 82 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ, सीधा 2002 में हुआ। ठीक है, 4 बार हुआ है परिसीमन आयोग का गठन। और फिर है 87वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमांकन 2001 की जनगणना के अनुसार कराने का प्रावधान किया गया। इससे पूर्व 1991 की जनगणना के आधार पर होता था। परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, लेकिन संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो हमने इसे एक बात पहले और पढ़ी थी, 84वां संविधान शोधन 2001 के अंदर, 84वां संविधान शोधन 2001 के अंदर, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी वहाँ तक क्या है, सीटों की संख्या यही रहेगी। और वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के अनुपात में SC ST की सीटों का जो जितनी चीज़ संख्या है वह प्रावधान है। और यह किस में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद कौन सा है? 331 में उल्लेखित है, या फिर 330 था? 330 था क्या? मेरे हिसाब से 330 था, 330 में उल्लेख है। ठीक है क्या? लेकिन ये क्या बोला है कि 87वें संशोधन 2003 उसके 3 साल बाद के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमांकन 2001 की जनगणना के अनुसार कराने का प्रावधान किया गया। इससे पूर्व 1991 की जनगणना, मतलब 2001 की जनगणना है ना, उसके आधार पर परिसीमांकन कर दे। जो परिसीमन आयोग अपन बना रहे हैं ना, वो 2001 की जनगणना के अनुसार सीमांकन कर दे। ठीक है। हाँ, एक बात और भी लिखा है कि परिसीमांकन जो परिसीमन है आयोग है उसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, लेकिन संसद उसमें चेंज या संशोधन नहीं कर सकती है। तो हमने पढ़ा अभी तक 79 में संसद, 80 के अंदर राज्यसभा और 81 में लोकसभा, 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन अर्थात परिसीमन आयोग का 82 में पढ़ा है भाग 5। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में कार्यकाल का उल्लेख है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन से, जो भी प्रथम अधिवेशन होता है उससे 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण से ध्यान रखें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार घोषणा करने पर 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाई गई अवधि 6 माह तक रह सकती है, उससे अधिक तक नहीं। ठीक है, मतलब एक बार में 1 वर्ष तक आप टाइम है जो बढ़ा सकते हो। ठीक है, और एक बार अध्यादेश जारी कर दिया तो उसके हिसाब से आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक जो है कार्यकाल बढ़ा हुआ रह सकता है। इस प्रकार 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, 1975, 76 और 76 से 77 तक। तो 5वीं लोकसभा थी, उसका कार्यकाल कितना कर दिया गया था? देखें आप कि 2 बार बढ़ाया गया था। और इसमें क्या लिखा है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार घोषणा करने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 2 बार बढ़ाया था। ठीक है, 2 बार बढ़ाया था, 2 साल बढ़ा दिया था। किसमें? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। और इसके साथ क्या है, 42वें संविधान शोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा 1978 के अंदर पुनः इसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। 42वें संविधान शोधन के अंदर इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया लोकसभा का, लेकिन 44वें संविधान शोधन के अंदर पुनः इसका 5 वर्ष किया गया। ठीक है क्या? तो अपन ने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा?
हमने पढ़ा है अवधि, ठीक है। अवधि किन की? लोकसभा व राज्यसभा, संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी? तो लोकसभा की तो होती है 5 वर्ष पहली बैठक से, और राज्यसभा की कितनी होती है? राज्यसभा की होती है कोई नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों की 6 वर्ष होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनकी 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। 84 में क्या उल्लेख है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता या फिर योग्यता। 84 के अंदर है संसद के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो संसद का सदस्य सांसद बनने की योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष आयु निर्धारित है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य कोई योग्यता हो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार। तो संसद की सदस्यता के लिए संविधान में 3 बातें उल्लेखित है कि वह भारत का नागरिक हो, और लोकसभा में आयु कितनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष, और राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। लेकिन एक और इसमें प्रावधान दिया गया तीसरा, कि संसद और कोई अन्य योग्यता निर्धारित करे तो वह भी पूर्ण करनी होगी संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर कि वह लाभ का पद पे न हो, वह मानसिक रूप से विग्रचित नहीं हो, वह दिवालिया घोषित न हो, उसे न्यायालय द्वारा 2 से अधिक वर्ष की सज़ा ना सुनाई गई हो। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में हुआ था राहुल गांधी जी का जो मामला, उसके अंदर 2 वर्ष की सज़ा सुना दी गई थी, तो उसी कारण उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी। भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त न हुए हों, एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। नोट, एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है क्या? लोकसभा से संबंधित 81 है, और 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसका नाम प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन है। इसका सदन द्वितीय सदन, वरिष्ठों का सदन है, उच्च सदन इसका नाम है। न्यूनतम आयु की सदस्यता के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन लोकसभा का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, वयस्क या फिर गुप्त मतदान द्वारा होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम द्वारा होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, वयस्क मताधिकार के अनुसार। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का होता है, खुला मतदान द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। फिर सदन, अस्थायी सदन है और यह स्थायी सदन है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग या फिर विघटित कर सकता है। मैं वापिस बोल रहा हूँ, लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है, राज्यसभा भंग या फिर विघटित नहीं हो सकती है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? सदस्यों का कार्यकाल होगा 5 वर्ष लोकसभा में, 6 वर्ष राज्यसभा में। सीटें 552 हैं, और 200 टोटल अधिकतम कितनी है? 250 सीटें, और यहाँ पर कितनी है? 552 सीटें हैं, और 543 वर्तमान के अंदर है, 543 वर्तमान में, और वर्तमान में राज्यसभा में 245 है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको 550 बताई थी, लेकिन 2 मनोनीत भी होते हैं, तो 552 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, और अधिकतम 250 सीटें हैं किसमें? राज्यसभा के अंदर। लेकिन वर्तमान में 245 है राज्यसभा में अंदर, और 543 है किसमें? लोकसभा में है। संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन, संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन। तो अपन ने 82 के अंदर परिसीमन आयोग या फिर प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन के बारे में पढ़ा था। 83 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 83 के अंदर हमने पढ़ा था 83 के अंदर क्या पढ़ा था कि उनका जो लोकसभा और राज्यसभा की अवधि के बारे में पढ़ा था। और 84 के बारे में हमने क्या पढ़ा था? 84 में हमने पढ़ा था संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। तो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता 84, और 83 के अंदर क्या पढ़ा था? अवधि, जो लोकसभा और राज्यसभा या फिर सदनों की अवधि कितनी है। और 82 के अंदर हमने जो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन के बारे में पढ़ा था। 85 के अंदर क्या है? संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन। 85 के अंदर संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, सत्राहूत कहते हैं इसको। राष्ट्रपति संसद का सत्र समाप्त कर सकता है, सत्र अवसान कहते हैं इसको।
राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, जो लोकसभा है उसको भंग करते हैं। और 17 आहुत कौन करता है? राष्ट्रपति। 17 अवसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन विघटित भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, मानसून सत्र या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। तो मतलब एक वर्ष में अधिकतम, मतलब कम से कम एक वर्ष में कम से कम एक सत्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक वर्ष में अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं मैक्सिमम तो, लेकिन कम से कम 2 सत्रों का होना आवश्यक है। तो सॉरी, कम से कम कितने? 2 वर्ष का 2 सत्र होना जरूरी है एक वर्ष के अंदर, अर्थात 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। मान लो एक होता है जनवरी के अंदर, तो दूसरा आपको 6ठे महीने में करवाना पड़ेगा। ठीक है, जून के अंदर आपको करवाना पड़ेगा। तो एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं एक वर्ष के अंदर। संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संसद का सत्र लोकसभा या राज्यसभा की बात आप देख लेना। ठीक है, का सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगित कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। तो समाप्त करना, विघटित करना, ये अलग बातें हैं, लेकिन स्थगित कौन करता है? ये तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति कर सकते हैं। स्थगन, सत्र का स्थगन हो गया। ठीक है, सदन को कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाई कहा जाता है। अगर बताया नहीं जाता कि कब तक संसद है उसको स्थगित किया गया है, विघटित नहीं स्थगित की बात हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइन डाई कहा जाता है। क्या बोलता है? साइन डाई कहा जाता है, जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। सत्रावसान व स्थगन में क्या फ़र्क है? सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन स्थगित कोई भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा की बैठकों या फिर राज्यसभा की बैठकों दोनों को किया जा सकता है। इसमें सत्र के साथ बैठकें भी समाप्त हो जाती है, और इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की बैठक समाप्त होती है। ठीक है, स्थगन में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? 84 के अंदर संसद के सत्रावसान, सत्राहूत राष्ट्रपति के द्वारा 85 के अंदर पढ़ा। 84 के अंदर हमने क्या पढ़ा? 84 के अंदर हमने पढ़ा योग्यताएं, और 83 के अंदर हमने क्या पढ़ा? अवधि, संसद के सदनों की अवधि पढ़ी 83 के अंदर। 82 में हमने क्या पढ़ा था? 82 में हमने पढ़ा था प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, 82 में पढ़ा था। और 83 में क्या पढ़ा था? 83 में हमने पढ़ा था कि अवधि, और 84 में योग्यता, 85 में सत्रावसान और विघटन, उनका विघटन। फिर 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 86 में दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार है राष्ट्रपति को संसद में, और राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जब राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में लंबित हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं अपेक्षित विषय पर। राष्ट्रपति को संदेश मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा को स्पीकर द्वारा मिलता है। राष्ट्रपति को संदेश मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा के स्पीकर द्वारा मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है कि आप इसमें उपस्थित हों। तो 86 के अंदर क्या उल्लेख है? राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण और राष्ट्रपति द्वारा सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 86 के अंदर है। और 85 के अंदर हमने क्या पढ़ा था?
85 में हमने क्या पढ़ा था, 82 में हमने क्या पढ़ा था, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, 83 में हमने क्या पढ़ी थी, अवधि, 84 में योग्यता, संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता 84 में पढ़ी थी, और 85 में हमने पढ़ा था सत्र, सत्रावसान और उनका विघटन। ठीक है, संसद के सदनों का सत्र, सत्रावसान और उनका विघटन, और 85 के अंदर, और 86 में सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार, और 87 में क्या उल्लेख है, 87 में उल्लेख है विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद जॉइंट असेंबल करके अभिभाषित कर सकता है, संसद को इसके आह्वान का कारण बताएगा। ठीक है, और संसद को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा कि क्यों आपकी जॉइंट सिटिंग की गई है। 3 परिस्थितियां हो सकती है, आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में विशेष बैठक या फिर विशेष अभिभाषण होता है, बजट सत्र के प्रारंभ में, विदेशी मेहमान के आगमन पर। तो 3 स्थितियां बनती हैं विशेष अभिभाषण की। ठीक है, तो विशेष अभिभाषण है जो संयुक्त रूप से दिया जाता है दोनों को संयुक्त करके, और 3 परिस्थितियां बनती है। एक तो प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के उनके बाद, ठीक है, और दूसरी अगर कोई विदेशी मेहमान आ जाए तब, और प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं। ठीक है, 87 तक पढ़ लिए। 87 में विशेष अभिभाषण, 86 में अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति द्वारा संदेश भेजने का अधिकार 86 के अंदर था। 85 में सत्र, सत्रावसान और उनका विघटन। 84 में योग्यता। 83 के अंदर क्या थी, 83 के अंदर थी अवधि। 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। 88 में क्या है, 87 में विशेष अभिभाषण। 88 में है संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिकार 88 में दिए गए हैं। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। उन्हें संसद की किसी समिति के सदस्य बनाया जा सकता है। तो प्रत्येक मंत्री है जो संसद के एक बार संसद का सदस्य बन जाए, तो प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी भी, ठीक है, प्रत्येक मंत्री आपको पता संसद का सदस्य होगा, और प्रत्येक महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। मत केवल उसी में दे सकता है जिससे वह निर्वाचित होता है, जिसके अंदर चुन के आता है। जैसे लोकसभा वाले लोकसभा में, राज्यसभा वाले राज्यसभा में। उन्हें संसद की किसी भी समिति के सदस्य बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखें, संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति का और उपसभापति के बारे में 89 में उल्लेख है। 88 में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार, विशेषाधिकार हैं। 87 में क्या है, विशेष अभिभाषण है राष्ट्रपति का, जो कि 3 परिस्थितियों में दिया जाता है 87 के अंदर। और 86 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है और उनको संदेश भेजने का अधिकार है। 85 के अंदर क्या है, सत्र, सत्रावसान और उनका विघटन है। 84 में क्या है, अर्हता या फिर योग्यता है संसद सदस्यता के लिए, और 83 के अंदर थी अवधि। 82 के अंदर है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख मिलता है 89 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, सभापति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है सभापति। यह राज्यसभा का सदस्य होता है, क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, लेकिन उपसभापति के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। सभापति के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं, जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राजस्थान के झुंझुनू से किठाना गांव से है।
राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश सिंह नारायण हैं। ठीक है क्या? तो प्रथम राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और वर्तमान के अंदर कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय को याद रखना है। तो 89 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ा। 88 में हमने क्या पढ़ा था? 88 में विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार पढ़े थे। विशेषाधिकार नहीं, अधिकार पढ़े थे। और 87 के अंदर हमने विशेष अभिभाषण पढ़ा था राष्ट्रपति द्वारा। 86 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 86 में हमने अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार पढ़ा था। 85 में सत्र सत्रावसान और उनका विघटन, सत्र सत्रावसान और विघटन पढ़ा था। फिर 84 के अंदर हमने योग्यता पढ़ी थी। 84 के अंदर हमने संसद की सदस्य के लिए अर्हता या फिर योग्यता पढ़ी थी। 83 के अंदर हमने संसद की सदनों की अवधि के बारे में पढ़ा था। 82 के अंदर प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन के बारे में पढ़ा था। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखें अनुच्छेद 90। ठीक है, अनुच्छेद 90 में क्या है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। सभापति एवं उपसभापति का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। त्याग अगर दे दे, त्याग पत्र देने पर, हटाने पर या फिर निधन होने पर। तो 3 परिस्थितियां बनती हैं सभापति के पद रिक्त होने की। और उस समय कौन अध्यक्षता करेगा? उपसभापति करेंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उपसभापति तो सभापति को देते हैं, लेकिन सभापति अगर राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति किन्हें त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। हटाने पर सभापति को हटाने वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सभापति को हटाना है तो उसका सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है 14 दिन की पूर्व सूचना देकर। ठीक है, राज्यसभा जो सभापति महोदय उनको पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यदि राज्यसभा प्रभावी बहुमत से पारित कर दे लोकसभा में जाता है, और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे तो सभापति उपराष्ट्रपति को पदमुक्त माना जाता है। ठीक है क्या? तो राज्यसभा में तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो उपसभापति के पद से हटाया जा सकता है। यदि राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना देकर। ठीक है, जब सभापति उपराष्ट्रपति मतलब या फिर सभापति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में अर्थात सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाता है। ठीक है, तो 90 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपसभापति का पद रिक्त हो जाए या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना। उपसभापति को त्यागपत्र रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 89 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 89 में हमने पढ़ा था 89 में हमने पढ़ा था राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में 89 में पढ़ा था। 88 में मंत्रियों और महान्यायवादियों के जो अधिकार है उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, विशेष अधिकार किसमें पढ़ा? विशेष अभिभाषण किसमें पढ़ा था? 87 में पढ़ा था। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति 89 के अंदर, और 90 के अंदर उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना 90 के अंदर। ठीक है, और 91 में क्या है कि सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगर सभापति ने त्यागपत्र दे दिया 90 के अंदर तो सभापति के रूप में कार्य करने
कि उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति कार्य में है। सभापति का पद रिक्त होने पर उपसभापति कार्य संभालता है। यदि सभापति एवं उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा से जो व्यक्ति होता है वही कार्यभार संभालेगा। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति अनुपस्थित रहता है तो उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि बैठक में सभापति व उपसभापति दोनों उपस्थित हैं तो ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया चला सकता है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो फिर है 92 अनुच्छेद 92। 91 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर पद रिक्त हो तो उपसभापति हैं वो सभापति के रूप में कार्य करेंगे। 91 के अंदर ये पढ़ा था। 90 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 90 के अंदर हमने पढ़ा था सभापति के बारे में। ठीक है, 90 के अंदर हमने पढ़ा ये कार्य उपसभापति उसके रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, 90 के अंदर पद त्याग पढ़ा था। उपसभापति द्वारा उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना उपसभापति को, और सभापति और उपसभापति के बारे में हमने 89 में पढ़ा था। ठीक है, 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, 92 में क्या? अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन अधिकारी न होना। ठीक, जब उसका पीठासीन अधिकारी न होना। यदि राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उस समय वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अतः वह बैठकों एवं चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस समय पीठासीन अधिकारी होंगे ही नहीं। यह 92 अनुच्छेद 92 में उल्लेख किया गया है। 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 89 में किसके बारे में बताया गया था? सभापति और उपसभापति के बारे में। और फिर सभापति द्वारा पद त्याग, ठीक है, पद त्याग, सभापति और उपसभापति द्वारा पद त्याग 90 के अंदर, 91 में फिर उसकी अध्यक्षता, और 92 के अंदर क्या था? जब सभापति और उपसभापति अपना उनका विचाराधीन हो ऐसा प्रस्ताव कि उस समय वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। और 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो हमने देखा था कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन होता है, लेकिन उपसभापति उनको राज्यसभा सदस्यों में से ही चुन लिया जाता है। और इसी प्रकार लोकसभा के सदस्य हैं जो उसी में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो ध्यान रखें, क्योंकि निर्वाचित तो पहले होते ही हैं, इस कारण उनका ओनली चयन किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और हमने देखा कि सभापति हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है, और उपसभापति हेतु 30 वर्ष थी। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने हेतु भी 25 वर्ष है न्यूनतम आयु। कार्यकाल 5 वर्ष पद ग्रहण से होता है। और सभापति का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन उपसभापति का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा होने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह जीवी मावलंकर थे। 17वीं यथार्थ वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के सांसद हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी 15वीं लोकसभा में 2009 की बात है ये। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जो कि 16वीं लोकसभा के अंदर थी। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष P.A. सगमा थी।
अब तक राजस्थान के 2 सांसद लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, एक तो बलराम जाखड़ बने थे और दूसरे ओम बिरला अभी हैं वर्तमान के अंदर। तो राजस्थान से 2 व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और इसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 93 के अंदर है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 के अंदर है। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1954 में जे.बी. कृपलानी द्वारा, लेकिन पारित नहीं हुआ था। जे.बी. कृपलानी द्वारा 1954 में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपसभापति इस पद की शपथ ना लेकर केवल सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, अर्थात वह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। मैं वापस बोल देता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इस पद की शपथ ना लेकर केवल सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, अर्थात वह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा के उपाध्यक्ष की चयन की तिथि कौन निर्धारित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं, यह हम कौन से अनुच्छेद में पढ़ रहे हैं? यह हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 88 के अंदर हमने पढ़े थे महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार पढ़े थे। 89 के अंदर हमने पढ़े थे राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद के बारे में। 89 के अंदर 90 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सभापति और उपसभापति अगर पद त्याग दें या फिर त्याग पत्र दें या फिर उनको हटाया जाना, हमने 90 के अंदर पढ़ा था। 91 में क्या पढ़ा था कि अगर वो पद त्याग कर देते हैं तो उनका पीठासीन अधिकारी कौन होगा, 91 के अंदर और 92 में क्या पढ़ा था कि अगर उनके ऐसा संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। और 93 में हमने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्तमान में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं? लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है तथा संचालन के लिए नियम एवं विधियां बनाता है। लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाही संचालन करता है किसकी? लोकसभा की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर ही कर सकते हैं। जब मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। कोरम गणपूर्ति पूरी है या फिर नहीं? कोरम कितना होता है? 1/10 होता है किसी भी सदन का। तो यह पूरा है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है अगर कोरम पूरा नहीं है तो। ठीक है, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, लेकिन लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखें, लोकसभा की संसदीय जो भी समितियां होती हैं ना, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 93 बारे में पढ़ रहे हैं। 93 अनुच्छेद 93 भाग 5। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कौन कौन रहे हैं? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, दूसरी लोकसभा में कौन थे अध्यक्ष? एम अनंतकृष्णन अयंगर थे। सरदार हुकम सिंह भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी रहे हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की जो महिला थी वह कौन थी? मीरा कुमारी थी। ठीक है, और राजस्थान से कितने लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? एक तो ओम बिरला रहे हैं और इससे पहले बलराम जाखड़ भी रहे हैं। 93 के बाद 94 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना व पद से हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। वही 3 परिस्थितियां, यदि त्याग पत्र दे, यदि हटाया जाए, यदि निधन हो जाए, तो 3 परिस्थितियां होती है।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो जो सभापति और उपसभापति के अंदर तो क्या था, उपसभापति तो सभापति को देते हैं अपना त्यागपत्र, और सभापति या फिर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में एक दूसरे को ही त्यागपत्र दे देते हैं। यह उल्लेख है अनुच्छेद 94 के अंदर है। हटाना, यदि लोकसभा सदस्य साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना दे करके। ठीक है, यह कौन सा अनुच्छेद है, 94 अनुच्छेद है। 95, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 95 में है। अब त्यागपत्र दे दिया तो अब अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति 95 में उल्लेखित है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यभार उपाध्यक्ष संभालता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्यभार संभालता है। लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि बैठक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों उम्र से हो तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है, 93, 94, यह 95 में लिखा है, अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 96 भाग 5 में क्या लिखा है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उस समय पीठासीन अधिकारी के रूप में वह नहीं होंगे। सेम टू सेम जैसे राज्यसभा में थे ना 89 से लगे थे, वैसे ही सेम टू सेम आपको लोकसभा के लिए भी 93 से लग जाना है, वैसे ही उसी क्रम में। यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। वह लोकसभा की बैठक व चर्चा में भाग ले सकता है, अपने सामान्य मत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। सेम टू सेम ऐसा किस में था, राज्यसभा में था। अनुच्छेद 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 97 में है। मैं पुनः बोल देता हूँ, अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 97 में है, 97 में है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद इसी में है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है तथा इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं, अर्थात इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। इनका वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष के 4 लाख होता है वेतन और लोकसभा उपाध्यक्ष का 3.5 लाख रुपए होता है। ऐसे ही राज्यसभा के 4 लाख और उपसभापति का 3.5 लाख होता है। अनुच्छेद 97 में हमने वेतन भत्तों के बारे में पढ़ा था, और इससे पहले हमने क्या क्या अनुच्छेद पढ़ चुके हैं वर्तमान में, जैसे कि अपन लगे कि कब जैसे संसद का उल्लेख इसमें है, संसद का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में है, 79 में उल्लेख है, 79, और फिर 80 के अंदर राज्यसभा का है और 81 के अंदर है लोकसभा का। 82 में क्या उल्लेख है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, सीटों का पुनर्समायोजन 82 में है। 83 के अंदर है सदनों की अवधि के बारे में। 84 में है योग्यता, सदन के सदस्य बनने की या फिर संसद का सदस्य बनने की योग्यता 84 में है। 85 में है सत्रावसान और उनका विघटन 85 में है। 86 में है राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण या फिर संसद को संदेश भेजने का अधिकार। 86 में है। 87 में है विशेष अभिभाषण, 87 में है विशेष अभिभाषण। और 88 के अंदर है न्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार 88 में। 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद के बारे में है। और 87, 89 हो गया, और फिर है 89 और 90 के अंदर क्या उल्लेख है, सभापति उपसभापति का
पद त्याग देना। ठीक है, 90 के अंदर 91 में है, यदि वह पद त्याग कर दे तो उनके जगह उनके पद पर कौन कार्य करेगा, यह उल्लेख है 91 में है। 92 में क्या है, यदि ऐसा कोई विचाराधीन हो संकल्प, ठीक है, तो उस समय वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। 93 के अंदर क्या उल्लेख है, 93 के अंदर उल्लेख है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, और इसी प्रकार राज्यसभा में जैसे पढ़े थे वैसे ही ये हैं इनमें। फिर 97 तक 96 तक है। 97 में क्या उल्लेख है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। 98 के अंदर क्या उल्लेख है, संसद का सचिवालय का 98 में उल्लेख है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में उल्लेख है। लोकसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा का महासचिव IAS होता है। राज्यसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख राज्यसभा का महासचिव IAS होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा का महासचिव कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। लोकसभा का सचिवालय महासचिव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। लोकसभा महासचिव और राज्यसभा के महासचिव के बारे में, यह लोकसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन, महासचिव। राज्यसभा का महासचिव, यह राज्यसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह लोकसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। यह राज्यसभा के सभापति को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। कौन, राज्यसभा का महासचिव। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी रहता है। ध्यान रखें, लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा के सभापति के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रथम महासचिव MN कौल थे। राज्यसभा के प्रथम महासचिव SN मुखर्जी थे। लोकसभा में वर्तमान महासचिव कौन हैं, उत्पल कुमार हैं। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव PC मोदी हैं। तो लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे, MN कौल थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, और डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं, GV मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और लोकसभा के वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार है। लोकसभा की एकमात्र महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव रही हैं। फिर अनुच्छेद महासचिव का उल्लेख किसमें है, या फिर संसद के सचिवालय का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 98 महासचिव या फिर सचिवालय, 98 सचिवालय संसद सचिवालय, 98 संसद सचिवालय, 98 संसद सचिवालय। 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक बात और है कि इसमें संसदों की शपथ एवं प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 99 के अंदर। संसद के सदस्य हैं जो, उनकी शपथ के बारे में अनुच्छेद 99 में यह उल्लेख किया गया है, और प्रोटेम स्पीकर का भी उल्लेख किसमें किया गया है, 99 में किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, और सबसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। सत्ता पक्ष विपक्ष का हो सकता है, किसी भी पक्ष का हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर का पद केवल लोकसभा में होता है। तो ध्यान रखें, प्रोटेम स्पीकर का पद केवल लोकसभा में होता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना। तो निर्वाचित कब होते हैं, जब वो विघटित हो जाती है, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तब। लेकिन राज्यसभा में तो ऐसा प्रावधान नहीं है, तो प्रोटेम स्पीकर ओनली किस में होते हैं, लोकसभा में होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन तक लोकसभा की कार्यवाही प्रोटेम स्पीकर चलाते हैं। प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर GV मावलंकर थे। ठीक है, और वही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बन गए। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र कुमार सिंह थे। तो लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर ही थे। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की सूची, पहली GV मावलंकर थे। 17वीं के अंदर कौन है, वीरेंद्र कुमार है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की
करने की शक्ति या गणपूर्ति। गणपूर्ति के बारे में किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 100 में उल्लेख है। 101 में है निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं। 101 के अंदर है। अनुच्छेद 102 के अंदर क्या है? संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व मतदान देने का हक नहीं था फिर भी भाग लिया तो संसद की कोई कार्यवाही विधि मान्य होगी। ठीक है, वापिस बोल देता हूँ। 102 के अंदर क्या है? 101 के अंदर तो क्या है? निर्णायक मत है। निर्णायक मत का कौन प्रयोग करते हैं? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और सभापति करते हैं किसमें? राज्यसभा के अंदर निर्णायक मत अनुच्छेद 101 में है। कोरम का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 100 में है। 102 के अंदर क्या है? संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व मत देने का हक नहीं था फिर भी भाग लिया तो संसद की कोई कार्यवाही विधि मान्य होगी। ठीक है। 103 में क्या है? गणपूर्ति के उल्लेख है। 103 के अंदर गणपूर्ति का उल्लेख है। निर्णायक मत का 101 के अंदर है। 102 के अंदर क्या है? यदि कोई व्यक्ति सदस्य है और नहीं है तो भी विधि मान्य होगी, उसके द्वारा जो कार्यवाही होगी संसद की। गणपूर्ति 1/10 होती है और अध्यक्ष इसकी जांच करता है। लोकसभा अध्यक्ष और गणपूर्ति, और उसके अंदर राज्यसभा सभापति करते हैं। 104 के अंदर क्या है? यदि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो तो अध्यक्ष या सभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकते हैं जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये था पार्ट 1 और आगे जो भी 3 पार्ट आएंगे इसके 2 और 3। ठीक है, तो आप उनको भी देखें। इससे आपकी संसद के जो भी क्वेश्चन होंगे लगभग आराम से हो जाएंगे। ये डिटेल्ड वीडियो है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।